हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आज के हमारे इस वीडियो में संघीय कार्यपालिका के दो महत्वपूर्ण पद जो हैं उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर, तो इन दोनों महत्वपूर्ण पदों से रिलेटेड हम सारे डिटेल्स आज इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो मेरे साथ यूं ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यदि लेक्चर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह जो पद है यह संसदीय शासन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होता और यह उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली से लिया गया है, जबकि संसदीय शासन में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान नहीं होता। चलिए तो अब उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए तथा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए। इन सभी योग्यताओं के साथ ही कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में भाग ले सकता है। अब उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य शामिल होते हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल 66 के क्लॉज 1 में दिया गया है। और यह निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन करने के लिए कम से कम 20 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 20 सदस्य अनुमोदक के रूप में होने आवश्यक होते हैं तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपये तक की जमानत राशि जमा करना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक होता है। अब निर्वाचन के बाद इनके कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है और इस प्रस्ताव में लोकसभा की सहमति भी ज़रूरी होती है। और कार्यकाल से पहले अपने पद से त्यागपत्र देकर भी उपराष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं। और संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की शक्ति का भी प्रावधान होता है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी भी दोबारा उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। अब यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को डिटेल में डिस्कस करें तो उपराष्ट्रपति अपने निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष से पहले 2 आधारों पर पदमुक्त हो सकता है। पहला, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ सकता है और दूसरा, यदि राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाए, लेकिन इससे पहले कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक होता है और उपराष्ट्रपति को हटाए जाने वाला संकल्प राज्यसभा में रखा जा सकता है तथा इस संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है और राज्यसभा द्वारा पारित संकल्प लोकसभा में भेज दिया जाता है और यह आवश्यक होता है कि लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने वाले संकल्प का समर्थन मिलते ही उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा दिए जाते हैं। अब आगे अन्य तथ्यों की बात करें तो उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलते हैं। मतलब संविधान में उपराष्ट्रपति की उपलब्धियों के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। अब आगे उपराष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के बारे में बात करें तो आर्टिकल 64 एंड 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति के किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं। अब कुछ ही परिस्थितियों में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र देने पर, महाभियोग या अन्य किसी प्रकार से राष्ट्रपति को हटाए जाने पर और अन्य किसी कारण जैसे बीमारी या अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और अपनी असमर्थता के लिए राष्ट्रपति ही यह निर्धारित करता है कि कब वह कार्यों को करने में असमर्थ है और किस समय वह पुनः अपने कार्य संपादित करना चाहता है। संविधान में राष्ट्रपति की असमर्थता के लिए कोई भी उल्लेख नहीं है और यदि किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होते हैं तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। जैसे वर्ष 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे थे, तो उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन करना पड़ा था। अब आगे कुछ और फैक्ट जानें
तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसीलिए उसे राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के कारण राज्यसभा का सभापति माना जाता है। हाँ, लेकिन उपराष्ट्रपति कार्यवाही के दौरान निर्णायक मत देने का अधिकारी होता है। मतलब किसी भी कार्यवाही में यदि पक्ष और विपक्ष के मतदान बराबर हो जाते हैं तो अंतिम मत का प्रयोग उपराष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। तो अब इसी पॉइंट पर उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड सारे डिटेल्स कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री पद के बारे में। तो संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक मुखिया होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। इसलिए व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। और ब्रिटेन के संसदीय प्रशासन के समान ही भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां भी संसदीय परंपराओं पर आधारित होती हैं और इन शक्तियों का कुछ लिखित विवरण प्राप्त नहीं है। और परंपराओं के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल कर सकता है और वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वही डिसाइड करता है कि मंत्रिमंडल का कौन सा सदस्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए एजेंडे का निर्माण करता है और राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के मध्य संपर्क की कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है तथा वह समकक्षों में प्रधान होता है। मतलब वह मंत्रियों के समान होते हुए भी मंत्रियों का नेता होता है। और इसी कारण मंत्रिपरिषद में किसी मंत्री की मृत्यु के बाद भी मंत्रिपरिषद बनी रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद समूचा मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है और नए मंत्रिपरिषद के निर्माण की आवश्यकता होती है। अब इसके अलावा प्रधानमंत्री की नीति निर्माता के रूप में भी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री कार्मिक मंत्रालय का प्रधान होता है तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा महासागरीय विभाग भी प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही आते हैं। प्रधानमंत्री अन्य किसी मंत्रालय को अपने नियंत्रण में भी रख सकता है और यदि कोई मंत्रालय किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपा गया है तो वह मंत्रालय प्रधानमंत्री की निगरानी में होता है। मंत्रालयों के बीच समन्वय का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष और अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है। इसलिए देश के विकास में आर्थिक, सामाजिक और रक्षा संबंधी नीतियों का निर्माता भी माना जाता है और प्रधानमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी किए जाते हैं। चलिए, तो हमने देख लिया प्रधानमंत्री नीतियों का निर्माता कैसे माना जाता है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में लोकसभा के बहुमत दल के नेता अथवा गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और आगे संविधान में यह स्पष्ट उल्लिखित नहीं है कि प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन संसदीय परंपराओं के अनुसार उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मतलब संसदीय परंपराओं में सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन संविधान में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अब आगे प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की बात करें तो संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार मंत्रियों का पद की शपथ और गोपनीयता का प्रावधान प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था और निष्ठा की शपथ ली जाती है और प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेता है और वह संविधान और विधि के अनुसार उचित व्यवहार करने की तथा बिना किसी भय, सद्भावना, लगाव अथवा पक्षपात रहित कार्य करने की भी शपथ लेता है। चलिए, अब शपथ के बाद मंत्रियों की नियुक्ति की बात करते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता के आधार पर कार्य करेगा और आर्टिकल 78 के क्लॉज 3 के अनुसार यदि किसी मंत्री के द्वारा किसी मुद्दे पर विचार किया गया है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि उस मुद्दे को विचार के लिए समूचे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। अब संविधान में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया, जबकि इससे पहले संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख होता था। अब मंत्रियों की नियुक्ति संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर सांसद के रूप में अपना पद धारण करना होता है।
और उच्चतम न्यायालय ने तेज प्रकाश सिंह वाद 2001 में यह स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर सांसद नहीं बन पाता तो उसे पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब आगे बात करें तो मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित नहीं था, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार यह निर्धारित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। तो ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या केंद्रीय भाग होते हैं, जो महत्वपूर्ण विभागों के प्रधान होते हैं तथा मंत्रिमंडल की बैठकों में स्वाभाविक रूप से भाग भी लेते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य राजनीतिक रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली सांसद होते हैं और कैबिनेट की अनेक समितियां भी होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों की समिति और निवेश से संबंधित समितियां इत्यादि। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं राज्य मंत्री के बारे में। तो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं राज्य मंत्री, और सामान्यतः गृह मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालयों में राज्य मंत्री की नियुक्ति होती है, जिसे मंत्रालय के किसी भी भाग का कार्यभार सौंप दिया जाता है। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते, लेकिन इन राज्य मंत्रियों के अलावा कुछ राज्य मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार के साथ कार्य करते हैं। अब राज्य मंत्रियों को जब स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। सामान्यतः छोटे मंत्रालयों का प्रभार राज्य मंत्री को सौंपा जाता है, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, और जब इनके मंत्रालय से संबंधित कोई विषय कैबिनेट के समक्ष होता है तो इसे कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रण के बाद ही यह कैबिनेट की बैठकों में भागीदारी करते हैं। और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री व्यवहारिक रूप में तो कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठकों को छोटा बनाए रखने के लिए स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों के पद का निर्माण किया गया है। और अब आगे राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री आते हैं, जो तीसरे स्तर के मंत्री हैं। ये विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं और ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। मंत्रिमंडल विचार विमर्श में उनकी कोई भागीदारी नहीं होती और वर्तमान में उप मंत्री की नियुक्ति नहीं हो रही है। अब बात करते हैं संसदीय सचिव के बारे में। तो केंद्रीय स्तर पर सत्ताधारी सांसदों को प्रधानमंत्री द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इन्हें ही संसदीय सचिव कहा जाता है। राज्य स्तर पर सत्ताधारी पक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता से ही कार्य करते हैं, इसलिए इनका दर्जा मंत्रियों के समान ही होता है। और सैद्धांतिक रूप में संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता, जिससे कि मंत्रिपरिषद के आकार में वृद्धि भी नहीं होती है। चलिए तो अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में हम अंतर देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है। तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के सदस्य होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में दिया गया है तथा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित कर दी गई है, जिसके अनुसार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हो सकते और इस मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती और मंत्रिपरिषद में 50 से 70 तक मंत्री शामिल होते हैं। तो ये सारी बातें थी मंत्रिपरिषद की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक विशिष्ट और केंद्रीय भाग होता है तथा इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द को जोड़ दिया गया, जबकि संविधान के मूल पाठ में इस शब्द का स्थान नहीं था। मंत्रिमंडल के आकार में कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठकें सदैव होती रहती हैं और मंत्रिमंडल में मुख्यतः 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर हमने समझ लिया और इसका अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की बात करते हैं। तो संविधान में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है, जो कुछ इस प्रकार हैं कि आर्टिकल 78 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित सभी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करेगा।
और आगे आर्टिकल 78 के क्लॉज 2 के अनुसार संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करेगा जिसकी राष्ट्रपति ने मांग की हो। और आर्टिकल 78 के क्लॉज 3 के अनुसार यदि किसी मुद्दे पर एक मंत्री ने विचार ना किया हो तो राष्ट्रपति ऐसे मुद्दों को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा सकता है। चलिए, तो इसके बाद अब एक छोटा सा टॉपिक किचन कैबिनेट के बारे में जान लेते हैं। तो किचन कैबिनेट एक लघु निकाय है जिसे आंतरिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं। भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री के पास एक किचन कैबिनेट रहा है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था के साथ साथ सत्ता का मुख्य केंद्र भी होती है। किचन कैबिनेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट के मंत्री ही रहें, बल्कि इसमें पारिवारिक एवं मित्र सदस्य भी हो सकते हैं। और एक छोटे निकाय होने के कारण इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया भी अत्यंत तेज होती है और गोपनीयता को भी बनाए रखना आसान होता है। इसलिए इस निकाय से प्रधानमंत्री को आसानी से अपने कार्यों में सहायता मिल पाती है। चलिए, तो कार्यपालिका और प्रधानमंत्री से संबंधित हमने लगभग सभी डिटेल्स बहुत अच्छे से कवर कर लिए। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो यदि यह लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप इस चैनल में यदि न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।